नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं और सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन को लिखना है, उसको रीडिंग करना है, देन ट्रांसक्राइब करना है। लिखते समय ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांशों का प्रयोग करें, आप शब्द चिन्हों का प्रयोग करें, ठीक है। और जो भी शब्द चिन्ह बनाएं इतनी स्पष्ट और इतनी अच्छी बनाएं कि आपको बाद में उसको पढ़ने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर किसी शब्द को लिखने में बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए या उस आउटलाइन को चेंज कर लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ऑडियो से जो है मिला लेंगे, ठीक है। मिला के बताएंगे कितनी आपकी तैयारी हो रखी है, कितनी आपकी स्पीड आ रखी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं। वे यह चीज़ भूल जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वे आपस में लड़ रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि यह हमारा देश है और हम इस देश के नागरिक हैं। हमारी एकता ही हमें और हमारे देश को मिलाकर एक साथ रख सकती है। इसके बावजूद भी जो यह सब बातें भूल जाता है और जो देश को भूल जाता है वह देश को नुकसान पहुंचाता है, जिसका असर देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह देखते ही नहीं हैं कि हमारे देश की सीमा पर क्या हो रहा है। हम यह देखते ही नहीं हैं कि आजकल की इस दुनिया में क्या हो रहा है। कौन कौन से नए हथियार इस दुनिया में आ गए हैं। विडंबना यह है कि हम केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के रूप में हम क्या देकर जाएंगे। भविष्य के इतिहास में देखा जाएगा कि हिंदुस्तान के लोगों के पास एक बड़ा नेता आया जिसका नाम महात्मा गांधी था। उसने हिंदुस्तान के लोगों को जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे उनको मिलकर काम करना सिखाया। उनको यह सिखाया कि उनके बीच जो दीवारें खड़ी की गई हैं उनको तोड़ देना चाहिए। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे उनको ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की गई, क्योंकि महात्मा गांधी का यह लक्ष्य था कि भारत के सब लोग, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, वे सभी स्वतंत्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में स्वतंत्रता आई और हम लोग आज़ाद हुए। आखिर यह आज़ादी किसके लिए आई? पंचवर्षीय योजना देश की तरक्की और खुशहाली के लिए बनाई जाती है। हमारे देश को आगे ले जाने के लिए देश के सभी नागरिक समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के आदमी और औरत हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के हिस्सेदार हैं और बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य और हमारा ध्येय समाजवाद है, जिसके अंतर्गत सब लोग बराबर होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बात का धन्यवाद देता हूं
कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 10वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। महोदय, 9वीं पंचवर्षीय योजना का अब अंतिम वर्ष चल रहा है और इस योजना के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन है और उसे बदला भी नहीं जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ चीज़ें ज़रूर की जा सकती हैं। उनके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है, यह तय नहीं किया गया है और केवल कटौती को ही निश्चित किया गया है। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया था कि इस पंचवर्षीय योजना का संबंध सरकारी पक्षों को लेकर भी है और इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और कुछ अन्य कमियां भी हैं, जिनके ऊपर मैं यहाँ कुछ दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि इस तरह के प्रश्न ना उठाए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यह योजना सरकार ने बनाई है। यह योजना पहले मंत्रिमंडल ने बनाई और उसे स्वीकार करने के बाद इसमें कुछ कमियां भी रह गई हैं, तो फिर यह कमी रह जाने का दोष किसके ऊपर है? मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। महोदय, बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए। दिल्ली के साथ होने वाले अन्याय के बारे में यहाँ कई माननीय सदस्यों ने बोला है। इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय लोगों ने उनकी बातों को गौर से सुना भी है। मैं समझता हूँ इस बारे में हम सब आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, उन्होंने वास्तव में यहाँ के साथ बहुत बुरा किया है, यहाँ के साथ अन्याय किया है, क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बनाते समय यह ध्यान ही नहीं दिया कि क्या योजनाएं वे बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, इससे क्या लाभ और हानि होगी। इन सब बातों पर उन्होंने विचार ही नहीं किया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर यह बात होगी कि हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श नगर बना सकें। यह बहुत आवश्यक है कि यदि हम इस स्थान की उन्नति चाहते हैं तो हमें ऐसा करना होगा। इसलिए अब मैं अपना कथन इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मुझे अभी पूर्व के कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस आरोप के बारे में पता चला कि हम 10वीं पंचवर्षीय योजना पर विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको
इस बारे में कुछ भी नज़र नहीं आया था। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा था, गलत घोषणा पत्र पढ़ा था और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे थे। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय हमारे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती है या जो जनता के कष्टों को दूर नहीं कर सकती है। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया था उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं कर पाए। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। ये आपका 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, ठीक है, और ये पार्लियामेंट रिपोर्टर में बोला गया मैटर है। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन को सुनना है, उसको लिखना है, दिन 10 मिनट रीड करना है, उसके बाद ट्रांसक्राइब करके आप ऑडियो से मिला सकते हैं, ठीक है। कितनी आपकी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है, ठीक है। अगर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है 100 की स्पीड से तो 110 की तैयारी, 120 की तैयारी करके जाएंगे तो आराम से डिपार्टमेंटल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।